हम गीत गाते हैं। हम गिटारू समाज से संबंध रखते हैं। हर मौसम के गीत गाते हैं। पंछियों के गीत गाते हैं, जंगल के गीत गाते हैं, नदी के गीत गाते हैं। गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते लोगों को, वे खोजने लगे उनका धर्म, उनकी ध्वजा। अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली समझा। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य जंगल का हिस्सा है। जंगली समझे जाने वाले लोगों ने कभी अपना प्रतिपक्ष नहीं रखा। वे गीत गाते रहे और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं क्या बात हुए। है, बहुत बढ़िया। अंतिम कविता पढ़ूंगी। लौटना। कबूतर लौट आए थे अपने घोंसले में। रास्ते की धूल बैठ चुकी थी। बकरियों के गले की घंटी गुजरकर शांत हो चुकी थी। ध्रुव तारा ढिबरी की तरह तेज चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सब कुछ शांत होने की वजह से हवाएं ज़्यादा भाग दौड़ कर पा रही थी। जंगल की हवाएं शरीर की धमनियों को कपा रही थी। घर के चूल्हे की आंच आज रात जग्गा कर रही थी। वह घर की दीवारों को सेक रही थी। ठंड की आंच के करीब सभी बैठते थे। खोपो, बुढ़िया, झीपो, फूलो और हीरा। सबके सामने आसमान का तारा भी चूल्हे की आंच से उष्मा पाता था। इस रात जब हवा सुई की तरह चुभ रही थी, कोई अनचाहा दर्द उठा जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। घर के सबसे छोटी सदस्य हीरा घोंसले की ओर बढ़ी और देखा कबूतर के बच्चे अपनी माँ से लिपटे सो रहे हैं। एकाएक उसने खोपो बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यदि कभी उनकी माँ रास्ता भूल जाए और घर ना लौटे तो? उसकी बात ने ठंड थोड़ी और खोल दी। तारे दुबक कर अपनी कंबल में चले गए। तारों के जाने के बाद अलसुबह सूरज जागा। बकरियों के गले की घंटी की आवाज़ से गांव की पगडंडी झूमने लगी। लचकती हुई पगडंडी चारागाह की ओर निकल पड़ी। चारागाह में बैल बकरियों के झुंड के साथ खेलते बच्चों का झुंड था। चरवाही करते हुए वे उस रास्ते पर विशेष ध्यान देते थे। गांव की पगडंडी को शहर के किसी रास्ते ने बीच से काट डाला था। इस रास्ते इंसान रास्ता भटक जाता था। इंसान की तरह कभी कभी पशु भी अपना रास्ता भटकते थे। चरवाहों को उन पर निगरानी करनी होती थी। शहर का रास्ता बाजार की तरफ खुलता था। वहाँ करंज, महुआ और चार के फल बेचे जाते थे। उनकी कीमत तय थी, चार के बदले नमक तय था। खेसों के पिता की तरह कई लोग इसी रास्ते में भटके थे। उनके बच्चे खेलकर घर लौटते थे और गांव की पगडंडी उम्मीद करती थी कि लोग लौटेंगे अपने बच्चों के पास, जैसे कबूतर अपने घोंसलों में लौटते हैं। गांव की खोपो बुढ़िया अपने घर पर बच्चों से पुरखा ज्ञान साझा करती थी। उसके घर का एक कमरा धुमकुड़िया के लिए निश्चित था। गांव के सभी उम्र के बच्चों की कक्षाएं तय थी। छोटे बच्चे गुलेल बनाना सीखते थे, फसलों की निगरानी करने सीखते थे। उत्पाती जानवरों से सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। बड़े बच्चे बच्चियां परस्पर मदद सीख रहे थे। गांव में मदैत की परंपरा थी।
पुरखैती ज्ञान कहती है, जंगल के निर्माण में देव भूत दोनों का सहयोग है, इसलिए दोनों में संतुलन आवश्यक है। एक शाम धुमकुड़िया में खोपो बुढ़िया ने बच्चों को बताया, संतुलन के बिगड़ने से मनुष्य अपनी राह से भटकता है। शहरी रास्ते का नया भूत जो लोगों के राह भटकाता है। बाजार में महुआ की कीमत तय हो रही है, लेकिन सौदागर बरना भूत को महुआ का मोल नहीं चुका सकते। जंगल की गाढ़ी हवा उसके बोए पोखरों से ठंडी है। जंगल में मनुष्य के दखल से पहले जंगल उसका था। मनुष्य ने उसके महुआ की सुरक्षा की संधि की थी। बरना भूत ने बताए थे महुआ के औषधीय गुण और कहा था, संधि अगर टूटी तो महुआ खो देगा अपना औषधीय गुण। सांझ होते ही चेरे बेरे करते हुए पंछी लौट रहे थे और मनुष्य अपने नन्हे बच्चों को छोड़ बाजार के चक्कर लगा रहा था। वहाँ से घर का रास्ता अधिक जटिल हो गया था। गांव की अखड़ा व्यवस्था, धुमकुड़िया, पढ़ा व्यवस्था भंग हो रही थी। कोड़ा से न लौटे पिताओं के बच्चे मांदर नगाड़े से कोई धुन नहीं सीख पा रहे थे। अखड़ा लोगों को गीत सिखाने में असमर्थ हो रही थी। गीत अखड़ा से विदा ले रहे थे। इस बीच कोई नए राग में अपने घर के दरवाजे पर बैठकर गीत गा रहा था, शहर ना जाओ संगी। धुमकुड़िया से बच्चे गायब हो रहे थे। शहर से लौटे लोगों को गांव के सबसे बुजुर्ग से बात करने में असहजता हो रही थी। अपने नवजात बच्चों को देखकर अब कोई भी अपनी भाषा में गीत नहीं गुनगुना पा रहा था। अभी जन्मा हुआ बच्चा तमाम खिलौनों के बीच था। गांव की पगडंडी को शहर की ओर खुलने वाले जिस रास्ते ने बीच से काट डाला था, वह रास्ता बढ़ते बढ़ते अखड़ा धुमकुड़िया होते हुए घर के चूल्हे तक पहुंच चुका था और चूल्हे की आंच के करीब लोगों की जगह खाली हो चुकी थी। उनका लौटना मुश्किल था, जैसे जन्म ले चुके बच्चे का अपनी माँ के गर्भ में लौट पाना असंभव है। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए।